हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेलवे पायलट। इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। जो लास्ट वीडियो मेरा रहेगा वो जो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है 5 ईयर प्लान, उसके ऊपर रहेगा। तो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के साथ मैं उसका लिंक पिन कर दूँ ताकि आपको ढूँढना ना पड़े। कमिंग बैक टू टुडेज़ टॉपिक, दैट इज़, अगर 5 ईयर प्लान के बाद कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सेंसस। क्योंकि सेंसस से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं और जीके का भी ये बहुत एक वाइटल पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंसस। तो आज मैं ऑलरेडी एज़ ये पूरा ही लेक्चर बहुत ही डेटा ड्रिवन होने वाला है, इसीलिए मैंने ऑलरेडी सारा कुछ लिख के लाया हूँ और जल्दी गो थ्रू कर पाऊँ सारी चीज़ों के ऊपर और मुझे टाइम, मेरा वीडियोज़ की लेंथ लंबी ना हो और मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। तो लेट्स स्टार्ट। सेंसस। सेंसस मतलब है जनगणना। मतलब इंडिया में ओवरऑल कितने लोग हैं, उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, वो कौन से रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं, कौन कहाँ-कहाँ, क्या-क्या लैंग्वेज बोली जाती है, फिर सेक्स रेशियो कैसा है, ये सब चीज़ें हम लोग एक सेंसस में देखते हैं। तो जैसे कि लास्ट जो सेंसेक्स था वही सबसे 2011 का जो सेंसेक्स है उस वही अभी फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। 2021 पे भी जो एक सेंसस जो होने वाला था, हर 10 साल में होता है, आपको पता होगा। तो वो अभी तक नहीं हो पाया है। पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीज़न दे रही थी कि कोरोना के लिए नहीं हो पाया। लेकिन आफ्टर कोरोना फिर एक इलेक्शन मुद्दा बन गया, तो उसके लिए नहीं हो पाया। अल्टीमेटली फिलहाल तक तो सेंसस होने का कोई बात ऐसा उठा नहीं है। तो लेट्स सी नेक्स्ट सेंसस हम लोग को कब मिल पाएगा। सेंसस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि सेंसस से ही हमको पता चल पाता है कि माइनॉरिटीज़ कितनी हैं, क्या-क्या फैसिलिटीज़ उनको देनी पड़ेगी, एससी-एसटी कितने हैं, क्या फैसिलिटीज़ अभी भी उनको देने पड़ेंगे। तो ये सब ऑल डेटाज़ आर द फ्रॉम सोर्स फ्रॉम सेंसस। तो सेंसस ही ऐसा एक चीज़ है जहाँ से हम लोग को ये सारी, हम लोग का जो डेमोग्राफी डिविडेंड के बारे में हम लोग को पता चलता है। तो इट्स ऑल अबाउट इट। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या हिस्ट्री रही थी सेंसस की, पहले कब शुरुआत हुआ था, क्या इसमें टर्म्स हैं? लेट्स सी। तो हम लोग का जो पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुआ था वो लॉर्ड मायो के टाइम पे हुआ था, वो हमारे वाइसरॉय थे। सिंक्रोनस इन द सेंस, एक ऐसा सेंसस था, जेहेतु वो पहला सेंसस था, तो वी आर नॉट कंप्लीटली श्योर अबाउट व्हाट पैरामीटर्स टू कैलकुलेट, व्हाट थिंग्स टू कैलकुलेट, कौन-सी चीज़ों के थ्रू गो थ्रू करनी है हमको आइडिया नहीं था, तो इसीलिए वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। 1872 का जो सेंसस था, दैट वाज़ नॉट नॉट ए कंप्लीट सेंसस। उसके बाद जब लॉर्ड रिपन रहे हमारे वाइसरॉय, उस समय जो पहला कंप्लीट सेंसस हम लोग का हुआ 1881 में, वो पहला कंप्लीट सेंसस था। और वहीं से सेंसस की हम लोग की काउंटिंग शुरू हुई, कि वो हम लोग का पहला कंप्लीट सेंसस था। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वहाँ पे आ जाता है सेंसस के ऊपर, 1921 उसको बोला जाता है ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। क्यों कहा जाता है ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड? क्योंकि वो दशक ऐसा पहला दशक था, तब तक तो हम हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, धीरे-धीरे स्लोली स्टेडीली ग्रो कर रही थी, लेकिन वो पहला ईयर था जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन घट गई थी। वो माइनस 0.3 का, माइनस 0.3% का नेगेटिव ग्रोथ हम लोग को देखने मिला था। मतलब जो मान लीजिए 100 लोग थे, 19 1911 में 100 लोग थे, 1920 आते-आते 1921 का जब सेंसस आया, उस समय वो 100 लोग घट के 97 हो गए थे, जबकि बढ़ना चाहिए। पॉपुलेशन एक एक स्टेडी ग्रोथ वाला चीज़ है, लेकिन उस समय उस बार घट गया था, इसीलिए हम लोग उसको ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड भी कहते हैं 1921 को। लेकिन 1921 के बाद हम लोगों ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम लोग इन द सेंस उसके बाद से हम आज तो सब, मतलब पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले देश हो गए हैं, उसके बाद हम लोगों ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सो ओके, नाउ अब आ जाते हैं ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सेंसस कराने की? सेंसस कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इंडिया के रजिस्ट्रार जनरल की है। उनके साथ-साथ एक कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं, सेंसस कमिश्नर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि सेंसस कराने का रोड मैप क्या रहेगा, कितने लोगों को एलोकेट करना पड़ेगा सेंसस कराने के लिए, ये पूरा प्रोसेस जो कैसे ट्रांसपेरेंट रहेगा, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की है। ओके, इसके बाद जो हम लोग का पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला सेंसस हुआ था वो 1951 में हुआ था। तो जो 2011 का लास्ट सेंसस हमारा हुआ है, उसको अगर हम ऐसा कहें कि ये इंडिपेंडेंट इंडिया का 7th सेंसस था। और अगर इनिशियली, मतलब जब 1881 से जब से सेंसस स्टार्ट हुआ था, उसका 15th सेंसस था, कंप्लीट सेंसस। तो ऐसा ये भी क्वेश्चन बीच-बीच में एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो 2011 के सेंसस के अब डेटा की बात कर लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग का उस समय जो पॉपुलेशन था 120.1 करोड़। लेकिन अभी-अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, वहाँ पे जो डेटा दिखाया गया है, दैट इज़ 2024 में, दैट इज़ 142 करोड़। दो इट इज़ नॉट ऑफिशियल, बट अभी 142 करोड़ लोग हमारे देश में ऑलरेडी हो चुके हैं। हम चाइना को बीट करते हुए, आई थिंक चाइना की 141.2 करोड़ के आस-पास उनके होंगे। तो हम चाइना को बीट करके ऑलरेडी फर्स्ट कंट्री बन चुके हैं इन द वर्ल्ड टू हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो यही है। इन 10 इयर्स जो लास्ट हम लोग का 2001 का सेंसस हुआ था, वहाँ से हम लोगों ने 17.64% की ग्रोथ कर ली थी सेंसस में, लोगों पॉपुलेशन में। तो मतलब इतना परसेंट हम लोग लगभग 18%, 10 साल में हम लोग 18% बढ़ चुके थे, आप ऐसा कह सकते हैं। उस समय और क्या-क्या डेटा पब्लिश हुआ था? उस समय ये पब्लिश हुआ था कि 640 डिस्ट्रिक्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। कितने गाँव हैं? हाउ मेनी विलेजेस आर देयर? देयर आर 40,000 विलेजेस आर देयर। और क्या-क्या उस समय कैलकुलेट होता है? हम लोग उस समय पता चला था कि एरिया वाइज़ जो हमारा देश है, तो वो वर्ल्ड का जो टोटल ले लैंड मास है, उसका ओनली 2.4% हमारे पास है।
2% बस एरिया हमारे पास है, किंतु पर लोग हमारे पास 17.5% लोग हैं हमारे पास। पूरे दुनिया में जितने लोग हैं उसके 18% एप्रॉक्स आप कह सकते हो, उतने लोग हमारे पास हैं। अब और क्या डेटा आया था, ये बहुत वाइटल डेटा है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी रही थी उस सेंसस में? तो 1.64%, हर साल हम लोग लगभग-लगभग 1.64% से ग्रो कर रहे थे। ओके, अब दैट एक एक गु जो अच्छी चीज़ 2011 सेंसस की ये थी, वहाँ पे जो अच्छा डेटा ये था कि फीमेल ग्रोथ रेट मेल ग्रोथ रेट से ज़्यादा था। आपको पता होगा कि पहले टेस्ट करके कि जब बच्चा होने वाला होता है, उस समय टेस्ट करके फीमेल है उसके ऊपर भ्रूण हत्या बहुत होती थी। तो वो चीज़ आई थिंक मॉडर्नाइज़ेशन की वजह से उस समय कमा था और हमारी जो फीमेल ग्रोथ रेट की संख्या थी वो मेल से ज़्यादा थी। दैट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। ओके, सो पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज़्यादा किस स्टेट में हुआ था? नहीं, वो डेटा आया है कि बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ था, 25.4%। उस समय का स्लोगन क्या था? हमारा स्लोगन था उस सेंसस का कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर। दिस इज़ द स्लोगन व्हिच वी गेव। ओके, अब आ जाता है बहुत ही वाइटल क्राइटेरिया जो कि किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है या देश का जो एनवायरनमेंट है वो डिसाइड करता है, दैट इज़ लिटरेसी। क्या थी लिटरेसी उस समय? तो हमारी लिटरेसी 17.4 निकल के आई थी 2011 के सेंसस में, जो कि ऑब्वियसली 2001 के सेंसस से ज़्यादा थी। मतलब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि हमारे लोग ज़्यादा पढ़ लिख रहे थे अब धीरे-धीरे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे थे पढ़ाई-लिखाई में। अच्छा, लिटरेसी का टर्म वहाँ पे क्या आया था? उस समय जो लिटरेसी का डेफिनिशन दिया गया था उस सेंसस में ये था कि 6 साल से ज़्यादा के बच्चे जो जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन है, उसमें से कोई भी लैंग्वेज में लिख पढ़ पाएँ और कम्युनिकेट कर पाएँ, उनको लिटरेट कहा जा रहा था। तो इट इज़ नॉट लाइक कि आप बीटेक किए हो, एमटेक किए हो, ग्रेजुएट हो, ऐसा नहीं। सिंपल सा वो वहाँ पे जो लिटरेसी का डेफिनिशन ये था कि आप किसी भी जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे हैं, उसमें आप बोलचाल पाओ, बस इतना ही था। एनीवेज़ तो मेल लिटरेसी उस समय निकल के आई थी 82.14% और 65.46% फीमेल लिटरेसी निकल के आई थी। तो दीज़ आर इंपोर्टेंट डेटा आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो यू हैव टू एनीवेज़ यू हैव टू गेस इट। अब कंप्लीट फिगर आपको अगर याद ना भी है तो 82% या अप्रॉक्सिमेट के हिसाब से आप 65% ऐसा भी याद रख सकते हैं। एनीवेज़ तो नाउ कमिंग बैक 1951 में हमारी लिटरेसी रेट कितनी थी? 18%। तो ये एक ह्यूज जंप है। आप देख सकते हो कितना जंप अब कितना प्रोग्रेस हम कर चुके हैं। तो लिटरेसी में तो ऑब्वियसली हम लोग प्रोग्रेस किए हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि स्टेट की लिटरेसी हाईएस्ट थी। तो आई थिंक एवरीवन इज़ वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट केरला की लिटरेसी रेट सबसे हाई है। देन अ, देन द सेकंड स्टेट वाज़ मिज़ोरम व्हिच इज़ अ नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑब्वियसली। तो यहाँ पे 91.33% था। अब लोएस्ट किनकी रही थी? तो ऑब्वियसली बिहार 61.8%। तो बिहार में गरीबी भी है, लिटरेसी इलिटरेट भी थोड़े उस परसेंटेज को जस्टिफाई भी करते हैं कि क्यों गरीबी है। तो बिहार बीइंग द मोस्ट इलिटरेट स्टेट 61.8% उनकी थी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश व्हिच इज़ अगेन अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ओके, कमिंग बैक टू यूनियन टेरिटरी जिनकी लिटरेसी अच्छी थी। लक्षद्वीप पहले नंबर पे आएगा, उनकी लिटरेसी रेट थी 91.8% और दामन-दीव आप पढ़ सकते हैं 87%। अच्छा, और डिस्ट्रिक्ट वाइज़ डेटा कभी-कभी पूछ लेता है। आई थिंक ये स्टेनो के एग्ज़ाम में एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम में पूछा था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट हैविंग द हाईएस्ट लिटरेसी? तो आपको याद रखना है सिलचर मिज़ोरम, इनकी लिटरेसी रेट हाईएस्ट थी और का लोएस्ट पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है अलीराजपुर मध्य प्रदेश, इनकी लिटरेसी रेट उस डिस्ट्रिक्ट की सबसे लोएस्ट थी। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट रिलिजन। ओके, रिलिजन वाइज़ सबसे ज़्यादा देश में हिंदू हैं 79.8%, मुस्लिम व्हिच इज़ द लार्जेस्ट माइनॉरिटी 14.2%, उसके बाद क्रिश्चियन और रेस्ट बाकी है रेस्ट। ओके, अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कभी-कभी कहा जाता है हिंदू खतरे में है, वो शायद इसी डेटा को बेस करके कहा जाता है। व्हाट इज़ इट? कि 2001 से जो परसेंटेज वाइज़ था, जो 2001 में जो परसेंटेज था वो हिंदूज़ का था आई थिंक 80.5%, जो कि घट के 79.8% हो गया था। माइंड यू दिस इज़ नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म, ये एब्सोल्यूट टर्म में नहीं है बट परसेंटेज वाइज़ है। तो परसेंटेज वाइज़ मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे 0.8% की ग्रोथ हुई थी और हिंदूज़ की 0.7 वेरी स्लाइट डिप हुआ था। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म अगर आप देखें मैं एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया कोई तो एक रिसर्च पेपर उसका पढ़ रहा था, तो ये आया कि एब्सोल्यूट टर्म में जो ग्रोथ था, हिंदूज़ की ग्रोथ 16% हुई थी। मतलब अगर 2001 में 100 हिंदू थे, 2011 में 116 हिंदू आ गए और अगर 100 मुस्लिम थे, तो मुस्लिम की ग्रोथ 24% रही थी कि 124 मुस्लिम 2011 के जो सेंसस है उसमें देखे गए। तो बेसिकली एब्सोल्यूट टर्म में दोनों ही ग्रोथ हुआ है, लेकिन मुस्लिम्स का ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा था उस समय। ओके, एनीवेज़ नाउ ओके पॉपुलेशन वाइज़ एक चीज़ और एक है रिलिजन के हिसाब से अगर आप देखो, तो सबसे जो लिटरेट है, ये शायद मैं कहीं पढ़ा हूँ या फिर अच्छा ओके, रिलिजियस वाइज़ ये लिटरेसी वाला डेटा है। सबसे ज़्यादा जो लिटरेट लोग हैं, हाईएस्ट लिटरेसी वो जैन्स की है। मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कोई हैं, वो जैन्स हैं और मुस्लिम का लिटरेसी रेट थोड़ा कम है। ओके, नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी इट इज़ अगेन अ वेरी मेजर पैरामीटर कि ओके आप आपने ये तो बता दिया कि यहाँ पॉपुलेशन यहाँ है, इतने-इतने हैं। लेकिन डेंसिटी कहाँ सबसे ज़्यादा है कि कम एरिया में ज़्यादा लोग कहाँ पे रह रहे हैं? तो एनीवेज़ तो टोटल ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी 382 निकल के आई थी, जो कि 2001 में 333 थी, उससे
लगभग 50 लोग ज़्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर में बढ़े हुए थे। तो सबसे ज़्यादा जो डेंस एरिया है, जो सबसे ज़्यादा डेंस स्टेट है, वो है बिहार। 1106 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद आ जाता है नंबर वेस्ट बंगाल का। और सबसे जो कम डेंसिटी वाला स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। इसमें बस ओनली 17 लोग रहते हैं, व्हिच इज़ तो आप मतलब घर एक-दूसरे के घर शायद बहुत दूर-दूर मिलेंगे यहाँ पे आपको। लोग दिखेंगे ही नहीं रास्तों पे आपको। तो अरुणाचल प्रदेश में ऑब्वियसली नाउ ये डेटा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, वो तो सेंसस आने से पता चलेगा, बट एट दैट टाइम पर स्क्वायर किलोमीटर में ओनली 17 लोग रहा करते थे अरुणाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट आ जाता है मिज़ोरम। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द यूनियन टेरिटरीज़, दिल्ली। मतलब आप देख सकते हो 11,320 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। मतलब आप समझ सकते हो, मतलब इट इज़ 10 एक्स ऑफ बिहार। जो टेल बिहार में थे उसका 10 एक्स है ये। तो दैट इज़ टू मच पीपल। एनीवेज़ अंडमान में सबसे कम लोग रहते थे, दैट इज़ पर स्क्वायर किलोमीटर में पाया गया 46। ओके, इनसाइड इनसाइड मैंने इसलिए दे के रखा है क्योंकि मैं एक लेटेस्ट डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये शायद किसी लेटेस्ट न्यूज़पेपर का ही डेटा होगा, कि मुंबई मुंबई का जो लेटेस्ट अभी शायद ये पर स्क्वायर किलोमीटर में मुंबई दिल्ली को बीट कर चुका है। और मुंबई का हो, 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 मुंबई का जो लेटेस्ट डेटा है वो 2.6 करोड़ लोग मुंबई में रहते हैं, ये डेटा है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे दिल्ली, उनका आई थिंक 2.1 करोड़ के आस-पास लोग वहाँ पे दिल्ली में अभी रहते हैं। और तीसरा मेट्रोपॉलिटन सिटी है कोलकाता। कोलकाता में 1 पॉइंट जितना मुझे याद आ रहा है 1.57 करोड़ लोग कोलकाता में रहते हैं। तो दीज़ आर द टॉप 3 सिटीज़ मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़, मतलब डेंसिटी वाइज़ भी और आप ओवरॉल पॉपुलेशन भी कह लो अगर तो। ओके, एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी आया था एसएससी का कि मोस्ट डेंस डिस्ट्रिक्ट कौन-सी थी? तो दैट इज़ थाने, ऑब्वियसली इन मुंबई। और एक भी क्वेश्चन कहीं आ चुका है, मुझे इतना याद आ रहा है कि सबसे ज़्यादा स्लम्स कहाँ पे हैं? दैट इज़ ऑल्सो महाराष्ट्र। तो आप समझ सकते हो कि पॉपुलेशन और डेंसिटी वाइज़ महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिटीज़ विद हाइएस्ट इन नंबर। तो अच्छा, लीस्ट कहाँ पे थी? दिबांग अरुणाचल। ये एक अगेन अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है हमारा। दिबांग वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लोएस्ट डेंसिटी वाले डिस्ट्रिक्ट है वो। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द अनदर क्रिटिकल पॉइंट व्हिच इज़ सेक्स रेशियो। कितने लोग थे? तो कितने कितने मेल्स और फीमेल का रेशियो कितना था? तो 943, मतलब हर 1000 मेल पे 943 फीमेल्स 2011 में कैलकुलेट हुई थी। और जो कि 2001 के हिसाब से मैंने अगेन कहा, जैसे कि लिटरेसी रेट रेट में फीमेल का इंक्रीज़ आया था, तो लोग ज़्यादा लिटरेट हो रहे हैं, तो अब गर्ल्स चाइल्ड का जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम चुका है। सो अगेन इट इज़ अ जंप, 910 लोग बढ़े हैं, हर नौ 933 था 2001 में, जो 943 हो चुका है अभी। और चाइल्ड सेक्स रेशियो जो हमारा रहा है 19 पर 100 मेल चाइल्ड, 1000 मेल चाइल्ड। ओके, और सेक्स रेशियो में कौन-सा राज्य अच्छा कर रहा है? अगेन ये तो बहुत ही काफ़ी उम, मतलब काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि जहाँ का लिटरेसी रेट अच्छा होगा, जहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित होंगे, वहाँ पे ये सेक्स रेशियो अल्टीमेटली खुद ही खुद अच्छा हो जाता है। तो केरला अगेन द टॉप मोस्ट कंटेंडर कि 1084 जो सेक्स रेशियो है, मतलब हर ज़्यादा लड़कियाँ यहाँ पे ज़्यादा है लड़कों के मुताबिक। और हरियाणा में 879 सबसे कम है। ओके, एनीवेज़ हाईएस्ट में केरला के बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। आई डोंट रिमेंबर द नंबर्स कि क्या है एग्ज़ैक्ट सेक्स रेशियो, बट सेकंड इज़ तमिलनाडु। हरियाणा का सबसे लोएस्ट है 879 पर 1000 लड़कों पे ओनली 879 लड़कियाँ हैं। तो आप सोच लो कि कितने लोग वहाँ पे सिंगल रह जाते होंगे। तो कितने लड़कों की शादी नहीं होती होगी। दिस इज़ व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ हरियाणा। ओके, अब आते आते हैं यूनियन टेरिटरीज़ की तरफ। सो सबसे अच्छी जो सेक्स रेशियो है वो पौंडीचेरी की थी, 1037 और दामन-दीव में बहुत कम लड़कियाँ हैं, 618। ओके, नाउ बीपीएल कार्ड जो होल्डर हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको कह सकते हैं, वो कहाँ ज़्यादा थे। छत्तीसगढ़ बीइंग द हाईएस्ट बीपीएल कार्ड होल्डर, वो वहाँ पे 39.93% लोग थे जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। और केरला में सबसे कम है, ऑब्वियसली बीइंग द मोस्ट लिटरेट, बीइंग द मोस्ट हैविंग द बेस्ट सेक्स रेशियो नंबर्स, केरला इज़ ऑब्वियस द ऑब्वियस स्टेट टू बी इन लेस बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट है हिमाचल। हिमाचल का जो रीज़न हो सकता है दैट माइट बी ड्यू टू ह्यूज, आप कह सकते हैं कि वहाँ पे घूमने-फिरने बहुत लोग जाते हैं। ह्यूज टूरिज़्म, टूरिज़्म इतना ज़्यादा है इसलिए आई थिंक हिमाचल में जो ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू यूनियन टेरिटरीज़, चंडीगढ़ है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं और सबसे कम है अंडमान। ओके, अब एब्सोल्यूट नंबर पे अगर बात करें हम कि कितने लोग एक्ज़ैक्टली बीपीएल कार्ड होल्डर सबसे ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश इज़ बीइंग द इन एब्सोल्यूट इन नंबर 9.93 करोड़ लोग हैं, जो अभी भी बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पॉपुलेशन में, मतलब पॉपुलेशन वाइज़ अगर आप देखोगे राज्यों को, तो कौन-सा राज्य में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो है यूपी पहला, दूसरा होगा हमारा महाराष्ट्र और तीसरा है बिहार। और सबसे लीस्ट जो है, सबसे लीस्ट पॉपुलेशन जिस स्टेट की है वो है सिक्किम। यूनियन टेरिटरी में ऑब्वियसली आपने वहाँ पे देखा, दिल्ली इज़ द बीइंग द यूनियन टेरिटरी जिसमें सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। और लक्षद्वीप में है, वहाँ पे सबसे कम लोग रहते हैं, इन एब्सोल्यूट नंबर। अच्छा, अब आ जाते हैं एससी-एसटी कम्युनिटी की तरफ। तो पंजाब बीइंग द स्टेट
जहाँ पे 91 नाइ 31.9% लोग हैं जो एससी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं। अंडमान और लक्षद्वीप में ओनली 0% लोग, कोई है ही नहीं वहाँ पे, कोई ऐसी एससी कम्युनिटी वहाँ पे एक्सिस्ट ही नहीं करती है। अच्छा, अब बात करते हैं एसटी कम्युनिटी की तरफ, तो सबसे ज़्यादा एसटी कम्युनिटी है मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे उड़ीसा आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत आप कह सकते हो कि प्लेटू एरिया बहुत ज़्यादा है। छोटे-छोटे हिली एरिया बहुत ज़्यादा है, तो ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, दैट्स व्हाई एसटी पीपल ज़्यादा एक्सिस्ट करते हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। और यूपी में एसटी पीपल है ही नहीं, एसटी लोगों की संख्या बहुत ही कम है, 0.6%। अच्छा, अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स पे आ जाते हैं। क्या है इंपोर्टेंट फैक्ट्स? मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो सिटी, जो कि मैं आपको बता रहा था। तो उस समय जो डेटा था, वो ये था। ऐसे रैंकिंग तो अभी भी यही है, मैंने अब बताया आपको लेटेस्ट रिपोर्ट, लेकिन ये नंबर्स थोड़े इंक्रीज़ हो गए हैं। मुंबई में वहाँ उस समय 1.83 करोड़ लोग रहते थे। अभी शायद ये नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्ज़ैक्ट आई एम आल्सो नॉट नॉट एबल टू रिमेंबर, बट 2.67 करोड़ के आस-पास लोग रहते हैं। दिल्ली में भी वो 2.1 करोड़ के आस-पास लोग हो गए हैं, और कोलकाता में 1.57 या 61 ऐसा कुछ होगा डेटा। इतने करोड़ लोग रहते हैं। ओके। अ, और एक जो वाइटल चीज़ है, ये भी पूछा गया है किसी एक एमटीएस में आई थिंक, कौन-सा ऐसा स्टेट था जिसमें ग्रोथ रेट नेगेटिव देखी गई थी? मैंने जैसे कहा 1921 को जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग जनसंख्या कम ही थी। तो नागालैंड में 2011 में भी जनसंख्या कम चुकी है। मतलब 2001 में जो जितने लोग थे, उससे -0.6% का उसमें गिरावट हुआ है। उसमें लोग कम हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं लैंग्वेज की तरफ। सबसे ज़्यादा कही जाने वाली लैंग्वेज कौन-सी है? दैट इज़ ऑब्वियस, हिंदुस्तान है तो हिंदी सबसे ज़्यादा कही जाएगी। तो 43.63% लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। एंड टू माय सरप्राइज़ द नेक्स्ट फॉलोड लैंग्वेज इज़ बंगाली। 8.03% लोग कहते हैं। ऐसे ऐसे शायद इंग्लिश का भी एक डेटा है कि इंग्लिश भी 10.03% लोग बोलते हैं। दो आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्ज़ैक्ट नंबर, बट इंग्लिश में ही इतने लोग बोलते हैं। और सब जो 28 लैंग्वेज है इस शेड्यूल में, उसमें सबसे कम बोली जाने वाली लैंग्वेज है संस्कृत। संस्कृत इसीलिए क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज भी है, तो इसीलिए शायद कम बोली जाती है। बोलचाल में उतना यूज़ नहीं होता है। अच्छा, आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी के ऊपर। इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे हाईएस्ट कहाँ है? एमपी में, और सबसे लोएस्ट है मिज़ोरम में। अब जानते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी है क्या चीज़? एक्चुअली इन्फेंट मोर्टेलिटी इन द सेंस, एक जहाँ पे 1 पर 1000 बच्चों में, वो बच्चे जो जिनकी डेथ 1 साल के पहले हो चुकी है, मतलब उनको उनका एज 1 साल से पहले ही उनकी डेथ हो गई, वो काउंट होते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी में। तो एनीवेज़ आई थिंक इन एब्सोल्यूट नंबर ये अ, दो ये एब्सोल्यूट नंबर कभी पूछा नहीं गया, ऐसा ही पूछा गया है कि व्हिच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऐसा ही किसी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, मैंने वहाँ पे क्वेश्चन देखा था। लेकिन जो इन एब्सोल्यूट टर्म आई थिंक ये नंबर 27 या 23 है, 20 मोस्ट प्रोबब्ली ये नंबर 23 है। पर 100 पर 1000 सॉरी पर 1000। ओके, अब आते हैं नेचुरल मोर्टेलिटी के ऊपर। नेचुरल मोर्टेलिटी सबसे कम लोएस्ट, जो यहाँ ये भी पूछा गया था कि नेचुरल मोर्टेलिटी सबसे कम कहाँ है? केरला, ऑब्वियसली ड्यू टू लिटरेसी एंड द अदर फैक्टर्स और द गुड पैरामीटर्स व्हिच केरला हैज़। तो वहाँ पे हेल्थ केयर वगैरह भी अच्छा होगा, इसीलिए नेचुरल मोर्टेलिटी वहाँ पे लोएस्ट थी। एनीवेज़ अब ये मोर्टेलिटी रेट्स तो बढ़ते कम से रहते हैं, जैसे कि अभी अभी ऑलरेडी हेल्थ केयर में बहुत इम्प्रूव कर चुका है। तो आई थिंक एक पैरामीटर ऐसा भी है कि अगर अभी लेटेस्ट डेटा कैलकुलेट हो, तो ये नंबर्स चेंज हो सकता है। यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ वगैरह अच्छा कर सकते हैं। मेट्रो सिटीज़ का नंबर अच्छा हो सकता है, बट एट द सेम टाइम मेट्रो सिटीज़ में एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है। एयर पॉल्यूशन की भी दिक्कत है। तो मैं अभी कहीं तो एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि हर जो नेचुरल डेथ है, उसमें से 7% जो है, वो एयर पॉल्यूशन के कारण हो रहा है। पॉल्यूशन के कारण हो रहा है। तो जहाँ पे हम हेल्थ केयर बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग का एयर क्वालिटी भी खराब हो रहा है, एयर पॉल्यूशन भी उतना हो रहा है। तो अल्टीमेटली अब लेटेस्ट सेंसस आएगा तो सारे डेटा पता चलेगा। इसलिए कहा जाता है कि सेंसस इज़ ए वेरी वेरी क्रिटिकल पैरामीटर व्हिच टेल्स अबाउट अ कंट्री, वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो है। यही था आज का वीडियो। तो दीज़ आर ऑल द पैरामीटर्स व्हिच आर आस्क्ड इन द एग्ज़ाम्स। तो अब आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय, थैंक यू। Thank you for watching. Please subscribe and press the bell icon for latest updates.